नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में विराट सीरीज की अगली कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विराट 2। और विराट 1 कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर आप इसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं, या आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप हमारा चैनल का नाम लिखेंगे तो वो वीडियोज़ आपके सर्च रिजल्ट में आ जाएगी। तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि बहुत ही शानदार है। ओके। विराट 2। सुंदरगढ़ के खचाखच भरे राज दरबार में उपस्थित प्रत्येक दरबारी की आंखें महाराज विक्रम सिंह के सख्त चेहरे पर और कान उनकी आवाज़ पर लगे हुए थे। सेनापति, महामंत्री, सभासद और दरबारी गण राज्य में चैन और अमन की स्थिति में गिरावट को देखते हुए हमारा मन अपने आप से अप्रसन्न है। राज्य की रक्षा करने वाले इतनी बड़ी सेना और गुप्तचरों पर होने वाली भारी व्यय के बावजूद भी राज्य के गलियारों में अंधकार बढ़ता ही जा रहा है। परंतु अब हमें विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस अंधकार को मिटाने आई है एक किरण, जिसका नाम है विराट। दक्षिण प्रांत के वफादार सरपंच बीरबाहू के छोटे पुत्र विराट को हम अपने राज्य का नगर प्रमुख घोषित करते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट की भांति सभी के कानों में गूंजी थी वो घोषणा। सेनापति काल भैरव के साथ साथ सभी दरबारियों को जैसे सांप सूंघ गया था। सभी के चेहरे पर असंतोष के बादल मंडरा रहे थे, जबकि विराट के चेहरे पर मौजूद था परम संतोष। खुशी के इस अवसर पर भैया और भाभी भी होते तो कितने खुश होते। अब सेनापति काल भैरव को विराट को मात करने के लिए अपनी शतरंज का दूसरा मोहरा चलना था। शतरंज की बाजी में कोई मोहरा अपनी चाल खुद नहीं चलता दुर्जन, लेकिन तुम्हारे होते हुए विराट नाम का वो मोहरा ना सिर्फ चाल चल गया, बल्कि नगर प्रमुख का ओहदा पाकर हमें मात भी दे गया। आप परेशान मत होइए सेनापति जी। मैं विराट को बहुत दिनों तक नगर प्रमुख नहीं रहने दूंगा। उसे इतना बदनाम कर दूंगा कि खुद प्रजा उसे धिक्कारेगी। तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा दुर्जन, वरना बहुत दिनों तक तुम्हें भी हमारे साथ रहने का गौरव प्राप्त नहीं हो पाएगा। राजमहल में जाओ और विराट की हर गतिविधि पर नजर रखो और तलाश करो विराट को खत्म करने का सही अवसर। इधर सेनापति काल भैरव के कक्ष में विराट को खत्म करने की योजना बन रही थी, और इधर महाराज विक्रम सिंह के कक्ष में विराट राज्य और राजा को सुरक्षित रखने की योजना बना रहा था। विराट की हर सांस पर राज्य और आपका अधिकार है महाराज, इसलिए विराट अपनी अंतिम सांस तक आपकी और राज्य की रक्षा करता रहेगा। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए विराट, परंतु हम अभी इसी संशय में हैं कि हम तुम पर कितना भरोसा करें। विराट पर आप उतना भरोसा कर सकते हैं महाराज, जितना एक माँ अपने बेटे पर करती है, जितना एक पक्षी अपने पंखों पर करता है, जितना एक आँख दूसरी आँख पर करता है। तो फिर ठीक है विराट, हम आज से तुम्हें पहली जिम्मेदारी सौंपते हैं। जल्द से जल्द तुम्हें राजगुरु दत्तात्रेय और उनकी पुत्री मीनाक्षी का पता लगाना है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ओह। महाराज को प्रणाम करता विराट चौंका और तेजी से एक तरफ भाग लिया। उस तरफ कोई है महाराज जो हमारी बातें सुन रहा है? सचमुच उधर कोई था जो विराट के सतर्क होते ही तेजी से भाग खड़ा हुआ, लेकिन ना वो विराट की चीते सी तेजी को मात कर पाया और ना हिरन सी फुर्ती को। भड़ाक आ। एक क्षण बाद ही वो विराट की फौलादी जकड़ में जकड़ा हुआ था। कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? और उसकी चुप्पी ने विराट की क्रोध की आग में मानो घी डाल दिया। तुम नहीं बताओगे? ठीक है, मुझे तुमसे कुछ पूछना भी नहीं, क्योंकि
मैं तुम्हारी जीभ और हाथ काटने जा रहा हूँ ताकि तुम किसी को ये ना बता सको कि तुम्हारे पास सूचना क्या है। विराट के चेहरे पर तांडव करते क्रोध ने उसकी आत्मा तक को कंपा डाला। उसे चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। नहीं नहीं, बताता हूँ। तुम्हें मौत से नहीं, जिंदगी से डर लगता है। बताओ, किसके आदमी हो? दुर्जन। मैं दुर्जन का आदमी हूँ। हाँ, दुर्जन ने ही मुझे आप पर नजर रखने के लिए महल में रखवाया था। दुर्जन? मुझ पर नजर रखने के लिए? मगर क्यों? मैं इस प्रश्न का उत्तर देने से अच्छा समझता हूँ मौत की नींद सो जाना। ओह! विराट के कुछ समझ पाने से पहले ही वो जहर चाट गया और मौत की गोद में पहुंच गया। गुप्तचर, गुप्तचर। उस मौत ने विराट के दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया। विराट की बाहों में पहला सौ। कब चाहा था मैंने जीवन का ऐसा अपमान, ऐसा तिरस्कार। क्या सचमुच राज दरबारों की प्रत्येक ईंट के नीचे ऐसे ही सौ होते हैं? क्या यही है इस नगर का जीवन जिसका मैं प्रमुख हूँ? कैसी है ये यात्रा जिसके पहले ही मोड़ पर षड्यंत्र और आत्महत्या से सामना हुआ है? इस यात्रा पर कहाँ तक जाना है मुझे? उस महाबली के चेहरे पर जमाने भर का दर्द और आंखों में आंसुओं का समुद्र उमड़ आया था, जबकि उसके प्रतिद्वंदी के चेहरे पर लहलहा रहे थे षड्यंत्र के साये। आंखों में मौजूद थी हिंसा की चमक। नगर प्रमुख विराट ने यह नया नियम बनाया है कि राज्य की सीमा में जो भी किसान प्रवेश करेगा उसे अपना आधा माल कर के रूप में देना होगा। अगर आधा माल आप कर के रूप में वसूल लेंगे तो हम बाजार में क्या बेचेंगे? आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं हजूर। मांग रहे हैं? हम हमें भिखारी समझ रखा है क्या? ये नगर प्रमुख विराट का आदेश है। तुम्हें अपना आधा माल कर के रूप में देना ही होगा। सिपाहियों, उतार लो इन सब का आधा माल। जो इनकार करे उसका सारा माल उतार दो। जल्दी करो। दुर्जन के इस आदेश के साथ ही सैनिक किसानों पर टूट पड़े। हटो, ऐसा मत कीजिए, ये अन्याय है। पीछे हटो। आह! कुछ ही देर में अपने काम को अंजाम देकर वापस लौट चुके थे दुर्जन और उसके साथी सैनिक। आग लगेगी ऐसे राज्य में, बर्बाद हो जाएगा इस राज्य का राजा और अन्यायपूर्ण नियम बनाने वाला नगर प्रमुख विराट। नगर प्रमुख विराट को प्रजा में बदनाम करने का जो तीर मैंने छोड़ा है वो सही निशाने पर बैठा है। इधर राज दरबार में विराट की ढूंढ मची थी। नगर प्रमुख अपने आवास पर नहीं है महाराज। आवास पर नहीं है तो कहाँ गए? उन्हें कहीं से भी ढूंढो। उन्हें शीघ्र ही हमारे सामने प्रस्तुत होने की सूचना दो। विराट महाराज के सामने नहीं, यमराज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। रास्तों को चारों तरफ से घेर लो। चींटियों की तरह बिखर जाओ। विराट जहाँ से भी आए उस पर टूट पड़ो। मुझे विराट चाहिए, लाश के रूप में। विराट को देखने के लिए भेड़िए सी सतर्क निगाहें उस समय गेंद की तरह चौकन्नी नजर आने लगी जब उन्हें विराट दिखा। विराट आ गया। वो बचकर नहीं जाना चाहिए। आक्रमण! ओह! हिंद! अप्रत्याशित था विराट पर हुआ वो हमला, जिसने उन्हें संभलने का मौका भी नहीं दिया। ओह! सैनिक! फंस कर रह गया विराट। लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले क्षण ही विराट ने अपनी विलक्षण फुर्ती का प्रदर्शन दिखा दिया कि शत्रुओं के मंसूबे पर कैसे पानी फेरा जाता है, कैसे उनके खतरनाक इरादों से बचा जाता है। टनाक टन! कैसे उनके प्रहारों को विफल किया जाता है। टन! कैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। टनाक! और कैसे उन्हें मौत की नींद सुलाया जाता है। खच! आह! लेकिन जैसे जैसे विराट के हाथों में नाचती तलवार की तेजी तेजी बढ़ती जा रही थी, खचाक, वैसे वैसे हमलावरों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी।
जल्दी शत्रुओं के व्यू में फंसा नजर आया विराट। और ये देखकर हीरे से चमकने लगी दुर्जन की आंखें। विराट अब ऐसे व्यू में फंस चुका है जहां से बच निकलना असंभव है। अब उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सूचना अतिशीघ्र सेनापति काल भैरव के पास पहुंचनी चाहिए। राज दरबार में मौजूद सेनापति काल भैरव ने जब चमकते चेहरे के साथ दुर्जन को दरबार में प्रवेश करते देखा तो उसकी बाँछें खिल गई। खुशी से दमकता दुर्जन का चेहरा इस बात का प्रमाण है कि वो विराट को खत्म करने में सफल हो गया है। अब वो दरबार में कभी उपस्थित नहीं हो सकता। काल भैरव की सोच को मानो शब्द दे रहे थे राज पंडित। मुझे लगता है महाराज, राजकाज की बारीकियों से घबराकर अपने नगर प्रमुख वापस अपने गांव लौट गए हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें तुरंत एक विशेष दूत नगर प्रमुख के गांव रवाना कर देना चाहिए। किसी को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, आदरणीय राज पंडित जी। विराट दरबार में स्वयं उपस्थित है, राज दरबारियों के लिए इस विशेष उपहार के साथ। राजा सहित सभी दरबारी हक्के बक्के थे विराट की हालत और घोड़े पर लदी दो सैनिकों की लाशों को देखकर। सेनापति काल भैरव उप सेनापति दुर्जन सिंह की आंखें तो आश्चर्यचकित की अधिकता से फट पड़ने को उतारू थी। अद्भुत, विराट सैनिकों के व्यू से बच आया। विराट जिन सैनिकों की लाशें लेकर आया है वे बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं। मुझे स्थिति को संभालना होगा। अंदर ही अंदर आतंकित होता काल भैरव प्रत्यक्ष में क्रोध से चीख उठा। विराट, क्या तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि यह राज दरबार है, कोई शमशान नहीं जहाँ 100 जलाए जाते हैं। राज दरबार में 100 लेकर आना दरबार का कितना बड़ा अपमान है, पता है तुम्हें? नहीं सेनापति जी, मुझे कुछ नहीं पता। आज आप मुझे बताएंगे कि अपने इन दोनों सिपाहियों के 100 लेकर मुझे कहाँ जाना चाहिए। आप मुझे बताएंगे इन सैनिकों की जगह अगर आपको विराट का 100 मिलता तो आप उसे लेकर कहाँ जाते। ये सब क्या है विराट, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? ये 100 किसके हैं? इनकी वर्दी पर लगे राजसी चिन्ह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है महाराज कि ये 100 हमारे सिपाहियों के ही हैं। इनकी हत्या मेरे हाथों से हुई है महाराज। मेरे इन हाथों से जो खून बहाने में विश्वास नहीं करते। मगर क्यों? तुमने इन्हें क्यों मार डाला? इसलिए महाराज, क्योंकि इन सिपाहियों को मेरा 100 चाहिए था। ओह! इस सूचना ने महाराज को हतप्रभ कर दिया। क्रोध से कांपते वे काल भैरव की तरफ पलटे। सेनापति, राजमहल की चार दीवारी के भीतर नगर प्रमुख की हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हम पूछते हैं, क्या हो रहा है ये सब? कौन है वो षड्यंत्रकारी जिसने हमारे इन सैनिकों को बागी बनाया? क्षमा करें महाराज, इनके शरीर पर हमारे सैनिकों की वर्दी अवश्य है, परंतु ये हमारे सैनिक नहीं लगते। ऐसा भी हो सकता है, परंतु इसका पता कैसे लगे कि ये हमारे ही सैनिक नहीं है? ऐसा भी हो सकता है, परंतु इसका पता कैसे लगे कि ये हमारे ही सैनिक हैं, लुटेरे नहीं? इसका पता लगाना बहुत आसान है महाराज। इन सैनिकों के संबंधियों को बुलाया जाए। ठीक है, हम इस जांच का कार्य महामंत्री नागेश्वर को सौंपते हैं और आशा करते हैं कि महामंत्री इस बारे में जांच करके उसके परिणाम से हमें शीघ्र ही अवगत कराएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। विराट के बच जाने के बाद सैनिकों के शवों की जांच के आदेश का एक ही अर्थ था, सेनापति काल भैरव की हार। और इस हार ने सेनापति को ऐसा नाग बना दिया था जिसकी पूंछ हाथी के पांव के नीचे कुचल गई हो। दो सैनिकों के 100 लेकर घायल विराट पूरे राजमहल की परिक्रमा करके राजमहल में पहुंच गया और तुम मुंह देखते रहे दुर्जन। कहाँ थे तुम उस समय? मैं तो ये सोचकर राजमहल में आ गया था सेनापति जी कि उसका काम तमाम हो चुका होगा। काम तमाम तो हमारा होने वाला है दुर्जन, क्योंकि 200 हैं जिन्हें सारे राज दरबार ने देखा है। वे 100 और उनके संबंधी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। ऐसा नहीं होगा सेनापति जी,
मैं उन सैनिकों के संबंधियों को ठिकाने लगा देता हूँ। जब 100 को पहचानने वाले ही नहीं रहेंगे तो विराट स्वयं ही सैनिकों की हत्या के जाल में फंस जाएगा। नहीं दुर्जन, नहीं। 100 के संबंधियों को मारने से कुछ नहीं होगा। इससे सभी का संदेह और भी पक्का हो जाएगा। ध्यान से सुनो दुर्जन, 100 के संबंधियों को मारने की जगह इस बात के लिए तैयार करो कि वो दरबार में सबके बीच 100 को पहचानने से इनकार कर दे। और विराट पर कड़ी नजर रखो। मुझे 2 नहीं, मात्र एक ही 100 की आवश्यकता है। उसके 100 की जिसका नाम है विराट। नगर प्रमुख विराट। नगर प्रमुख बनकर मैं षड्यंत्रों के विशाल चक्रव्यूह में फंस गया हूँ। क्या मैं इस चक्रव्यूह को अकेला तोड़ पाऊंगा या मुझे किसी साथी की आवश्यकता पड़ेगी? टन टनाक। ओह, बाहर में ये आवाज़ें कैसी आ रही है? बाहर से आती उन खनखनाहटों ने विराट को चौंकाया, जो तलवार के टकराव की खनखनाहट थी। और वे तलवारें टकरा रही थी एक अजनबी और सैनिक के बीच। टन टनाक। मेरा लक्ष्य विराट है और मुझे उस तक पहुंचने से रोक पाओ इतनी शक्ति ना तुम्हारी भुजाओं में है और ना तुम्हारी तलवारों में। टनाक। ठहरो, विराट तक पहुंचने की तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है अजनबी। अब यमराज तक पहुंचने की तैयारी करो। अरे, म्यान से तलवार खींचते विराट के हाथ बीच में ही रुक गए और अगले ही क्षण अजनबी की तरह फैल गए। नटवर, मेरे मित्र विराट। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय।